हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से वाई अकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास ले रहा हूँ टॉपिक लाइफ पर। और हमने पिछले कुछ वीडियोस में ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आज के इस क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हुए चलिए लेते हैं आज का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपने जस्ट प्रीवियस क्लास में सॉल्व किया था, जिसका कहा था मैंने कि आप लोग खुद से आंसर सॉल्व कर रहे होंगे। तो वहां पर ये क्वेश्चन ये था, वहां पर एक मिस्टेक हुई थी कि ये 10 सेंटीमीटर वहां पर नहीं लिखा हुआ था फोकल लेंथ। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। ये सेम क्वेश्चन आज थोड़ा सा अलग मैनर में, वैल्यूज अलग है। मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, आपको प्रीवियस वाला सॉल्व करना है। देखना चाहते हैं तो एक बार उस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसका आंसर होगा 0.36 सेंटीमीटर। 0.36 सेंटीमीटर इसका आंसर आना चाहिए। वो आप लोग खुद सॉल्व करके ट्राई करेंगे और मैच कर लेंगे अपना आंसर आ रहा है कि नहीं। प्रोसीजर क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी ये जो फोकल लेंथ है मिरर का वो आपको यहाँ पर गिवन है 20 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? हाँ, पॉजिटिव होना चाहिए इसका फोकल लेंथ। चलिए, ये बात आपको पता चल चुकी है। अ लीनियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। यहाँ पर एक लीनियर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर पूछ रहा है पॉइंट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इन द मिरर, और यहाँ पर दिखाया हुआ है कैसे, कितनी दूर रखा हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर भी रखा हुआ है। आपको बताना है द साइज ऑफ द इमेज। इमेज जो इसकी बनेगी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लेटी हुई बनेगी, वो कितने लेंथ की होगी वो आपको यहाँ पर आंसर बताना है। तो यहाँ पर हम करेंगे कैसे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप इसको क्या मानेंगे U1 और इस पॉइंट को क्या मानेंगे U2, और इन दोनों पॉइंट के वजह से V1 और V2 आपका आएगा। ठीक है, और V1 और V2 का डिस्टेंस निकलने के बाद आप V2 माइनस V1 कर लेंगे, आपका इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा U1 की वैल्यू क्या है बता सकते हैं आप? U1 डिस्टेंस जो है ये पोल से 20 सेंटीमीटर दूर है, तो यानी U1 की वैल्यू -20 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि पोल से इस डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं U2 की, तो वो हो जाएगा 20 + 10 यानी -30 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अब हमको V1 एंड V2 फाइंड आउट करना है, जो कि हम सिंपल सा अपना फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u से निकाल लेंगे मिरर फॉर्मूला से। और मिरर फॉर्मूला में हमको v की वैल्यू निकालनी, यानी 1/f। आपको क्या करना है एक्चुअली में, 1/f माइनस 1/u = 1/v। तो 1/v हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। ठीक है, जहां पर हम माइनस कर रहे हैं फोकल लेंथ को, जो कि पॉजिटिव में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और माइनस 1/u -1/u1 एक्चुअली में। तो U1 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं अभी। तो U1 के लिए फॉर U1 हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फॉर U1 कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, और वो यहाँ पर हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद सिंपल सा एलसीएम हो गया है हमारा, और 1 + 1 2 एंड ये 10, 1/10 यानी V1 क्या निकल जाएगा हमारा, 1/10 का रेसिप्रोकल 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा V1 की वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जिस तरह से हमने V1 निकाला, सेम मेथड से हम U2 रखकर और V2 निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पर भी हमारा 1/V2 निकालना है हमको, तो 1/f फोकल लेंथ तो वही रहेगा, बट इस बार -30 हो जाएगा, जो कि +30 इसको बना देगा। ठीक है,
अब एलसीएम ले लेंगे फिर से हम लोग, 30 और 20 का 60 हो जाएगा, 2 3 टाइम्स में और 3 2 टाइम्स में चला जाएगा, 3 2 5, 5/60, 1/V2 की वैल्यू 5, 12 जा 60, यानी V2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी हमारा V2 जो है वो हो गया 12 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये अगर 10 है, ये अगर 12 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 2 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आया ये बात कि कैसे हमने यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाकर ही बस 2 बार लगाना पड़ा, इसमें हमारा आंसर हमको V1 का आ गया। ठीक इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर, पिछला जो प्रीवियस क्वेश्चन था जो मैंने दिखाया, उसमें भी आप यही चीज ट्राई करेंगे। वहां पर कुछ पॉइंट में निकल रहा होगा वैल्यूज, और फिर उसके बाद माइनस करने के बाद आपका 0.36 जैसा कि आंसर बता दिया, आप मैच करके देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। यहाँ पर डायग्राम के बेसिस पे पूछा गया है, द पैरेलल रेज फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ डिस्टेंस ट्री, कोई दूर में कोई पेड़ है उससे रे आ रही है और एक कॉनकेव मिरर लगाया गया और उससे स्क्रीन पर इमेज बनाया गया। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट इमेज बन रहा है? तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट जब आती है, बियॉन्ड सी से आती है, तो वो एक इन्वर्टेड इमेज बनाती है। और इन्वर्टेड इमेज इसमें ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पेड़ हमको उल्टा दिखाई दे रहा है। पेड़ हमको उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा कॉनकेव मिरर से ऐसा ही बनता है। तो यही करेक्ट होना चाहिए। आपको ये सब एक्सपेरिमेंट से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको बस समझ में आया है कि नहीं पूरा फिजिक्स बिहाइंड द सीन आपको, तो वो अगर आपका क्लियर है तो आप ऐसे आंसर आराम से दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है वर्चुअल इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव की कॉन्वेक्स, नहीं मालूम। When an object is kept 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, फाइंड द टाइप ऑफ मिरर। वही आपको टाइप ऑफ मिरर बताना है कि कौन सा मिरर है ये। देखिए हुआ क्या है, कोई तो मिरर मान लेते हैं, यहाँ पर अभी हम एक्स्ट्रा बॉक्स बना लेते हैं, ये कोई तो मिरर है, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, तो प्लेन भी हो सकता है। यहाँ पर देखना ये है कि बोला क्या गया है, एक ऑब्जेक्ट व्हेन एक वर्चुअल इमेज बना। पहली बात की वर्चुअल इमेज बना है, तो वर्चुअल इमेज कभी भी मिरर के बिहाइंड बनती है। तो ये बात हमको समझ में आ चुकी है। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसका मतलब ये मिरर से डिस्टेंस भी रहा होगा, और क्योंकि इमेज का डिस्टेंस है तो यानी v की वैल्यू होगी और पॉजिटिव में होगी क्योंकि उस साइड लिया गया है। ठीक, ये बात हमको पता चल चुका है। When an object is kept 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, जब किसी ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाता होगा, तो यानी ये u की वैल्यू हो गई और ये माइनस में होगी क्योंकि इस डायरेक्शन में लिया गया है। ये दोनों चीज हमको पता चल गया है। तो अब पता करना है फाइंड द टाइप ऑफ मिरर। तो अब सीधा सिंपल सी बात है, अगर हम फोकल लेंथ पता कर ले तो हमको मिल जाएगा किस टाइप का मिरर है। अगर पॉजिटिव आया फोकल लेंथ तो इसका मतलब क्या है, वो कॉन्वेक्स है। नेगेटिव आया तो कॉनकेव है। इन्फिनिटी आया तो प्लेन है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग v की वैल्यू डाल देते हैं। v की वैल्यू क्या है? 20, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर u की वैल्यू क्योंकि निगेटिव में है 30। एलसीएम आ जाएगा फिर से 60, 23 टाइम्स में माइनस 2 टाइम्स में, 3 में से 1 गया 1 और 60, यानी फोकल लेंथ हमारा क्या निकला? फोकल लेंथ निकला 60, और वो भी किसमें? पॉजिटिव में। देख लीजिए सब कुछ यहाँ पर है, 3 - 2 पॉजिटिव में आया हमारा रिजल्ट 60 सेंटीमीटर का। तो इसी वजह से ये कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा।
तो ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर रहा होगा, इसी वजह से ऐसा हुआ है। और कभी कभी ये कॉनकेव भी हो सकता है, ठीक है, आप उसको पुट करके देखेंगे, नेगेटिव भी रिजल्ट आ सकता है। कॉनकेव का 6th वाला केस वर्चुअल इमेज बनाता है, तो उस केस में भी बन सकता है, बट यहाँ पर वो नहीं है। ये बात ये क्लियर आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिरर पर देखने को मिलते हैं। अब अगर आप बात करें थोड़ा सा और आगे फर्दर, तो आ जाता है हमारा रिफ्रैक्शन। मिरर का मतलब था रिफ्लेक्शन, वहां पर हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, बट हम जैसे ही ग्लास स्लैब या फिर लेंस की बात करें तो वहां पर हमको देखने को मिलेगा रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के टाइम पर आपको कुछ चीजें जो है वो समझनी होंगी, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो तरह की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको न्यू या म्यू दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी किसी बुक में म्यू से किया जाता है, किसी किसी बुक में न्यू से किया जाता है। आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में देखने पर समझ में आना चाहिए, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा भी लिखा हो सकता है। बोथ आर सेम थिंग फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एब्सोल्यूट है तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा c/v, जहां पर c वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन वैक्यूम या फिर एयर। हालांकि वैक्यूम ही बोला जाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी लाइट की स्पीड की, यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपकी स्पीड ऑफ लाइट की होती है वैक्यूम में। और ये भी स्पीड ऑफ लाइट है वो किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में, जैसे कि मैं अगर कोई ग्लास ले रहा हूं, ये कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो, ग्लास हो जिसमें लाइट पास होती है ऑब्वियसली, तो वो मटेरियल में उसकी स्पीड कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। और ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका क्या होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड ऊपर भी, मीटर पर सेकेंड नीचे भी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये भी याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ही पूछ दिया गया है। अब दूसरी बात कर लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये बात कब थी एब्सोल्यूट की, जब कोई भी लाइट वैक्यूम से ट्रैवल करता हुआ किसी मटेरियल में आ रहा था, या फिर एयर से ट्रैवल करता हुआ किसी मटेरियल में आ रहा था, तो उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकली उसे एब्सोल्यूट कहा जाता है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में है, वो दोनों में से कोई भी एयर या वैक्यूम नहीं है, तब उस केस में क्या होगा, उसे कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका फॉर्मूला स्नेल लॉ से n/2 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का फॉर्मूला sin i by sin r, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1, या फिर उल्टा ऑफ 1/2। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, एक ही चीज का फॉर्मूला है ये सारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जहां पर हम रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ होता है फॉर्मूला, इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे। मैं यहाँ पे डीपली सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपका एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। और अगर बात करें स्पेशल केस वाला फॉर्मूला बनता है जब मीडियम 3 मीडियम या उससे ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में आपको 3 मीडियम पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं आपको 4-5,000 मीडियम भी अगर हो तब भी आप निकाल पाए ऐसा फॉर्मूला आपको बता दूंगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का फॉर्मूला रिलेटिव 3/2 × 2/1। ये है क्या एक्चुअली में, लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, अगर याद करने का तरीका मैं भूल रहा हूँ, तो अगर हमको n/3/1 निकालना है तो 3/1 लिख लीजिए, ठीक है। 3/1 लिखने के बाद क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और 2 बार न्यू लिखेंगे, और शुरू में 3 था तो 3 लिख देंगे और लास्ट में 1 लिख देंगे, और बीच में बच क्या गया, 1 है 3 है, कौन सा नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पर और यहाँ पर। तो यही आपका फॉर्मूला बन चुका है।
आपको याद करने में आसानी होगी। अगर कोई पूछ देता N13 का बताओ, तब क्या करते, फिर से न्यू इंटू न्यू लिखते, शुरू में 1 लास्ट में 3, और क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो ये हो जाता फॉर्मूला। तो कैसे लिखना है ये सारा फॉर्मूला यहाँ पर आपका दिया हुआ है। आपको ये सारे फॉर्मूले एक ही बार में याद रहने चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो इजीली बना देंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, आप बना सकते हैं इसको जल्दी से। देखिए क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज 3 × 10⁸ जो कि होती है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था C/V। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू दी है जो कि है 1.5 और जो कि किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर 3 × 10⁸ होता है C का वैल्यू, और V का वैल्यू हमें नहीं मालूम, यही तो निकालना है। V को इधर डाल देंगे, अब ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, और ये 1.5 2 टाइम्स में चला जाएगा, और इसको कैंसिल करके 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। यहाँ पर आंसर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका यूनिट होता है, लाइट के स्पीड का यूनिट होता है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ था, 1.5 नथिंग। लेकिन यहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वैसे ही यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड है, इसका कोई यूनिट नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये आपसे सॉल्व हो पाता है कि नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज 3/5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज 2/5। जब भी कोई चीज ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज 3/5, और ऐसे ही अगर लिखा रहता ए बी तो ये हो जाता है एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए लिखा है, तो ये एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, तो एब्सोल्यूट इसका वैल्यू एब्सोल्यूट बी का 2/5। अब आपसे पूछ रहा है रिलेटिव, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, यानी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी आपको कि NA/NB होता है। तो यानी जो पहले लिखा है वो पहले, जो बाद में लिखा है वो बाद में, यानी डिनोमिनेटर में। और यही चीज वेलोसिटी से भी दी जा सकती है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मीडियम ए, लाइट की। तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है, देखिए ए बी था तो बी ए हो गया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शन है, बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। अभी हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो अब हमारा सिंपल सा Na का वैल्यू क्या है, 3/5 और डिवाइडेड बाय 2/5। अब इसको मल्टीप्लाई में कर सकते हैं और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 3/2 आपका आंसर आ जाएगा NAB। 3/2 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहीं पर अगर पूछ देता व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, तो इसका उल्टा 2/3 हो जाता। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ A to B पूछ रहा था इसलिए A ऊपर और B नीचे रखा, B to A पूछता तो B ऊपर A नीचे रखते। सिंपल सा बात है, ये सारे क्वेश्चन आपको इजिली अंडरस्टैंडेबल भी होंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर भी स्नेल्स लॉ से पूछा गया है क्वेश्चन। जैसे ही देखेंगे एंगल तो समझ जाना कि स्नेल्स लॉ का ही क्वेश्चन है ये। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि 60 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रही होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये मीडियम मान लेते हैं A विथ रिस्पेक्ट टू, इसको B मान लीजिए, और ये एयर मान लीजिए, या फिर इसको वाटर मान लीजिए। B मतलब हमारा ये मीडियम जो है डेंसर है, तभी
एंगल कम हो गया क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है जब डेंसर में गया होगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा हुआ होगा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एयर निकालना है, या फिर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर, क्योंकि एंगल के टर्म में जब पूछ रहा है तो हमको यही स्नेल्स लॉ वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री है, साइन आई बाय साइन आर कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? साइन 60 की होती है 0 1/2 1/2 रूट 3/2। कितनी होती है? रूट 3/2। और साइन 30 की 1/2। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई में लिख के इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। आपका आंसर रूट 3 हो जाएगा, जो कि 1.7 के आसपास होता है। ऑप्शन में कौन सा है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी 1.73 आपको मिल गया यहाँ से आंसर। यहीं पर कुछ भी उल्टा करके पूछ देता, बी ए का एक बी का पूछ देता, तो आप उसको भी उल्टा कर देते, आंसर क्या जाता है? 1/1.73। तो ये चीज अब आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये 3 मीडियम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 की वैल्यू है 2/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, 2 का 3 के साथ का वैल्यू है 4/3। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, 1 का 3 के साथ क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। पहले नॉर्मल फॉर्मूला मैंने कैसे बताता, n इंटू एन लिखना और 2 डैश हमको देना है, पहले में 1 लास्ट में 3 और बच क्या गया 2, तो 2 यहाँ लिख दिया। क्या 1 2 की वैल्यू पता है? n1 2 की वैल्यू पता है? हाँ पता है, 2/3 लिख दिया। क्या n2 3 की वैल्यू पता है? हाँ पता है, 4/3 लिख दिया। और यही आंसर हो जाएगा। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8/9 सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पर अगर क्वेश्चन ये पूछ देता व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तब यानी आपको ये निकालना था। तो फॉर्मूला क्या बन जाता? पहले लिखा है 3, लास्ट में लिखा है 1, बीच में लिखा 2 नहीं, तो 2 लिख दिए। क्या 3 2 की वैल्यू मालूम है? 3 2 की वैल्यू नहीं मालूम है। 3 2 की वैल्यू इसका उल्टा होगा, 2 3 का जो भी होगा उसका उल्टा होगा 3 2 का, यानी 3/4। और क्या हमको 2 1 की वैल्यू मालूम है? नहीं, तो n 2 1 का वैल्यू जो भी होगा इसका उल्टा होगा 3/2। तो ये चीज आपको समझना है। यहाँ पर ये ही उल्टा करना था, या फिर ये सब करने की जगह ये कर लो, जो भी आंसर है उसको उल्टा कर दो डायरेक्ट, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, दोनों तरफ से आप कैच मैच करके देख सकते हैं। 9/8 हो जाएगा उसका आंसर, 3 1 का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 3/2 और इंटू 3/4 करके, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर क्या करना होता है। अब यहाँ तो बात थी 3 मीडियम की, 3 मीडियम में इजिली कर भी सकते थे, बट अगर 4 मीडियम या उससे ज्यादा हो जाए तो अब क्या करेंगे। यहाँ पर 4 मीडियम वाला एक क्वेश्चन लिया है मैंने, यहाँ पर बताइए कि क्या करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ P, P है, Q है, R है, S है। P का Q के साथ, Q का S के साथ, R का S के साथ दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है। P का Q के साथ है 1.2, कहने का मतलब ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q। फिर दिया हुआ है क्या? 1.5, ये दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू R, देख रहे हैं। फिर दिया है एंड द R विथ रिस्पेक्ट टू S, R का S के साथ क्या दिया हुआ है? 1.8 NRS, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या दिया है, बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम S विथ रिस्पेक्ट टू P, मीडियम S विथ रिस्पेक्ट टू P, मीडियम S विथ रिस्पेक्ट टू P।
यहां पर ये समझिएगा इस बात को कि अगर हम ऊपर से नीचे का रेशियो निकालते यानी एनपी विथ रिस्पेक्ट टू एस, तब क्या करना होता हमको? अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा। देखिए कैसे आ रहा है वो समझ लीजिए एक बार, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये पी क्यू का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी क्यू का मतलब क्या है? एन पी बाई एन क्यू। इसका मतलब क्या है? एन क्यू बाई एन आर, एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब एन आर बाई एन एस। और तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे, समझिएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दे एन पी बाई एन क्यू इंटू एन क्यू बाई एन आर इंटू एन आर बाई एन एस, तब आप देखेंगे एन क्यू कैंसिल, एन आर कैंसिल, बच क्या गया? एन पी बाई एन एस। एन पी बाई एन एस का मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस। देख रहे हैं आप? तो यही चीज निकल जाता है कैसे? मल्टीप्लाई करने से। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा? एनपीएस निकल जाएगा। 1.2 इंटू 1.5 इंटू 1.8, ये तीनों मल्टीप्लाई करने से आपका एनपीएस आ जाएगा। और जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो हमारा एनएसपी आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में, क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3.24 के आसपास, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ 3.24, ये लगभग 0.3 के आसपास होता है। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे। और फिर हमारा आंसर जो है फ्रैक्शन में है। एक्चुअली मैं इसको फ्रैक्शन में लेके बनाना था, तब आपका डायरेक्ट ये आंसर दिखता, बट ऐसा दिखा नहीं है, तो कोई बात नहीं। 0.3 जिसकी वैल्यू आ रही होगी करीब करीब वही आंसर होगा। आप इसको करके देखिएगा, 25/81 डिवाइड करके इसका वैल्यू भी 0.3 के आसपास ही होगा, क्योंकि 25 3 75 होता है, तो रेसिप्रोकल है, तो 0.3 टाइम्स में आपका ये आ जाएगा। तो यही पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यही चीज उल्टा करके पूछा तो हमारा 3.24 था। हम यहाँ पर 100 वैल्यू है, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर वाली की लास्ट वाली के साथ रिलेशनशिप मिल जाती है, पी एस का वैल्यू मिल जाता है, क्योंकि बाकी सारे कॉमन होंगे और वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आई होप इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको क्लियर रहे होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक और प्रॉब्लम बनता है, वो है अपरेंट डेप्थ वाला। उसके साथ साथ हम बढ़ेंगे और लेंथ फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चन अगले सेशंस में क्लियर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।